आइए बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं का फिजिक्स पढ़ते हैं, जिसमें से मैंने टॉपिक लिया आज व्हीटस्टोन सेतु। आप जानते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है। सेतु के संतुलन की अवस्था में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत है और इसी सिद्धांत के अनुसार हमें क्वेश्चन हल करना है। अब इसमें देखते हैं कि हम एक चित्र बनाएंगे। हम भुजाएं दिए हैं ए बी सी डी। इन चतुर्भुज की चारों भुजाओं में मैंने चार प्रतिरोध मान लिया मैं कि पी क्यू आर और एस, इन चारों प्रतिरोधों को मैंने जोड़ा है। अब यहाँ पे हम चारों प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। एक विकर्ण जो मैं बीडी लेता हूँ, इस बीडी में एक धारा मापी जोड़ देता हूँ और कुंजी K1 जोड़ देता हूँ, तथा दूसरा विकर्ण जो मैं AC लेता हूँ, इसमें एक सेल जोड़ दिया और एक कुंजी K2 जोड़ देता हूँ। जब इस कुंजी K2 को दबाते हैं तो सेल में से होकर धारा प्रवाहित होती है, जिसको अपने I से डिनोट किया है। धारा किस दिशा में जा रही है? तीर के निशान की दिशा में जा रही है। अब आगे बढ़ते ही जब इसे दो रास्ते मिलेंगे तो धारा यहाँ पर दो भागों में बढ़ जाएगी। एक का नाम हो जाएगा I1 और एक का नाम हो जाएगा I2। ठीक है, जैसे ही आगे बढ़ती है धारा को यहाँ पर दो दिशाएं फिर मिलेगी, दो रास्ते, इसलिए एक तरफ चला जाएगा I3 के नाम से, और जो कि ये धारा मापी है तो धारा मापी में IG के नाम से प्रवाहित होने लगा। ठीक उसी समय I2 जब यहाँ तक पहुँचता है बिंदु D तक, तो इस दिशा में जब जा रही है धारा, तो यहाँ पर ये किस नाम से जा रही है? I4 के नाम से जा रही है। जब आगे बढ़ती है तो इस रास्ते पर आकर पुनः एकत्रित हो जाती है, अर्थात पुनः I के नाम से वह उस परिपथ में भ्रमण करने लगती है। इस प्रकार यहाँ पर जो भुजाओं का अनुपात लिया गया है, अर्थात प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर, तो कौन कौन सी संलग्न भुजाएं हो सकती हैं? ये दोनों लगे हुए भुजाएं हैं, अर्थात P बटे Q बराबर R बटे S सिद्ध कर सकते हैं। ये दोनों भी लगे हुए भुजाएं हैं, इसलिए P बटे R बराबर Q बटे S भी सिद्ध कर सकते हैं। हम सिद्ध करते हैं P बटे Q बराबर R बटे S, अर्थात मैं यहाँ पर क्या सिद्ध करना है? P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। इसे सिद्ध करने के लिए हम इस व्हीटस्टोन सेतु में किसका उपयोग करेंगे? किरचॉफ के प्रथम नियम और किरचॉफ के द्वितीय नियम का। आइए देखते हैं कहाँ पर प्रथम नियम और कहाँ पर द्वितीय नियम उपयोग होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम संधि पर उपयोग होगा, अर्थात जब किसी संधि पर धाराएं बहती जाती हैं तो वहां पर विद्युत धाराओं का कुल योग शून्य होता है, या बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य। तो हम पहली संधि ले लेते हैं B को, तो देखिए जो धारा है B की तरफ जा रही है वह धनात्मक होगी और जो B से दूर जा रही है वह ऋणात्मक होगी। तो हम देख रहे हैं कि I1 B की तरफ जा रही है, I3 और IG B से बाहर जा रही है। तो देखिए I1 माइनस IG माइनस I3 इज इक्वल टू 0। परंतु यहाँ पर जो IG होता है, संतुलन की अवस्था में धारा मापी अपने में से कोई धारा नहीं बहने देती। जो धारा मापी है, इस धारा मापी में से किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होती संतुलन की अवस्था में, इसलिए IG का मान 0 होगा। जब IG का मान 0 हो जाएगा तो हमें I1 माइनस I3 मिलेगा, और I1 माइनस I3 को हम क्या लिख सकते हैं? I1 बराबर I3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही दूसरा जॉइंट में ले लेता हूँ D। इस पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा, तो I2 प्लस I4 प्लस IG तीनों को मिलाकर के 0 आएगा। लेकिन जो इसके बाहर की ओर जाएगा, जो D से दूर की ओर जा रहा होगा, वो ऋणात्मक होगा। इस प्रकार से I2 D की तरफ आ रहा है, ये धनात्मक, IG D की तरफ आ रहा है, ये धनात्मक, I4 D से बाहर की ओर जा रहा है, ये ऋणात्मक। ये लिखा है बराबर 0। चूंकि मैंने लिख दिया है कि IG बराबर 0 होता है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा? ये I2 और I4 को मैं पक्षांतर करूंगा तो I2 बराबर I4, इक्वेशन नंबर 2। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर भी संतुलन की अवस्था में IG की वैल्यू 0 होती। अब हम किरचॉफ का द्वितीय नियम उपयोग करेंगे। क्या उपयोग करेंगे? किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब द्वितीय नियम भी मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, पहला नियम और दूसरा नियम। इसके लिए मेरा दूसरा वाला वीडियो देखिए, उसमें मैं दोनों चीजें पढ़ाया हूँ। देखिए, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है वह बंद जाल के लिए उपयोग होता है। अब मेरे पास बंद जाल मैं ले लेता हूँ। पहला बंद जाल जो चारों तरफ से बंद हो, A B D A, पहले इसमें ले लेता हूँ। दूसरा मैं शुरू करूँ B C D B। और द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद जाल या किसी भी बंद परिपथ में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल उस परिपथ में या उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। लेकिन मेरे पास किसी भी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल नहीं है, तो विद्युत वाहक बल के लिए मैं 0 उपयोग करूंगा, और बंद जाल में जो भी संगत प्रतिरोध और धारा होगी उनका गुणनफल
जीरो के बराबर करूंगा। तो बहने वाली धारा क्या है यहाँ पर I1, इसका प्रतिरोध है P, यहाँ पर बहने वाली धारा I3, इसका प्रतिरोध है Q, यहाँ पर है धारा I2, प्रतिरोध है R, और धारा है I4 और प्रतिरोध है S। इसके लिए हम उपयोग करते हैं तो ABDA में क्या हो जाएगा, I1P IG इंटू जी और I2 इंटू आर, तीनों का योग क्या होगा, जीरो। लेकिन प्लस और माइनस धारा किस दिशा में बह रही है उनके अनुसार हम प्लस और माइनस का उपयोग करेंगे। तो देखते हैं कि I1 और IG दोनों प्लस में होंगे जबकि I2 माइनस में होगा। तो ये देखो I1 और IG दोनों क्या होंगे, प्लस में होंगे, और IR क्या होगा, ये माइनस में होगा। अब हमने पीछे पढ़ चुका है कि IG की वैल्यू क्या होती है, जीरो। जब IG की वैल्यू जीरो होगी तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। मतलब मेरे पास बचेगा IP इज इक्वल टू I1P इज इक्वल टू I2 इंटू R, इक्वेशन नंबर 3। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि IG इज इक्वल टू है जीरो के। ठीक ऐसा ही द्वितीय बंद जाल BCDB में, BCDB कहाँ है देखिए, BCDB, इसमें I3 इंटू Q, I4 इंटू S और IG इंटू जी। तो I4 इंटू S और IG इंटू जी दोनों विपरीत दिशाओं में बह रहे हैं, इसलिए ऋणात्मक होंगे। I3 इंटू Q धनात्मक होगा। देखते हैं, ये देखिए ये दोनों ऋणात्मक। अब यहाँ पर फिर से हम वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, I4 इंटू S के बराबर। ये बना इक्वेशन नंबर 4। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आपको मालूम है कि IG इंटू जी बराबर जीरो। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड कर, देखिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 4 से भाग करेंगे। तो समीकरण 3 था I1P बराबर था I2R के, और समीकरण जो 4 है 4 में था I3Q और I4S, ये दोनों बराबर थे। मैं इनको डिवाइड कर रहा हूँ आपस में। अब देखते हैं हम समीकरण या इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से। फर्स्ट इक्वेशन कहता है कि I1 और I3 इक्वल है, तो क्यों ना मैं दोनों को ही I1 रख दूं या दोनों को ही I3 रख सकता हूं। ठीक ऐसा ही I2 और I4 इक्वल है, जब I2 और I4 इक्वल है दोनों को मैं एक चीज ही रख दूं और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। इस प्रकार से हमने प्रूव कर दिया कि P बाई Q और R बाई S इक्वल, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि P बाई R इज इक्वल टू Q बाई S। ये भी सही है क्योंकि ये दोनों भी संगत प्रतिरोध हैं। और इसी को हमें सिद्ध करना था कि किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात उन शेष बचे दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। धन्यवाद। छोटा सा डेरिवेशन है बायो सेवर्ट का नियम। एक छोटा सा डेरिवेशन और देख लेते हैं, बायो सेवर्ट का नियम। बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक हैं। किसी भी परिपथ में या किसी भी तार में बहने वाली धारा के लिए एक व्यंजक दिया जो कि सामने है। ये है एक चालक तार है XY, चालक तार क्या है XY, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। कौन सी दिशा में, तीर की दिशा में। अब इसमें एक छोटा सा अल्पांश मैं काट लेता हूं इसमें, जिसका नाम दे दिया मैं AB। इस छोटे से अल्पांश को मैं काटता हूं और इसकी लंबाई जो मैं मानता हूं, इस लंबाई को मैंने मान लिया DL, अर्थात अल्पांश AB है और इसकी लंबाई कितनी है, DL है। ठीक इसी अल्पांश से थीटा कोण पर एक बिंदु P R दूरी पर रखी हुई है। इस बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को अपन दर्शाते हैं B से। तो हमको DB निकालनी। क्यों DB निकालनी है, क्योंकि ये छोटा सा अल्पांश है। अगर हम बड़े से तार के लिए निकालें तो हम B निकालेंगे। अभी मैं DB का उपयोग कर रहा हूं, इसी से संबंधित बाकी के प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं कैसे। आइए यहां पर मैं इसे बहुत ही छोटे रूप में लिखा हूं। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो पहली चीज क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो धारावाही चालक है, ये जो हमारा अल्पांश है, इस अल्पांश में बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। तो अल्पांश में बहने वाली धारा कौन है, बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, अर्थात धारा मैंने माना है I, तो जो DB है यह I के समानुपाती होगी या अनुक्रमानुपाती। इस प्रकार मैं लिख सकता हूँ DB प्रोपोर्शनल I। लेकिन हमें एग्जाम में इसे पूरा लिखना है। क्या लिखेंगे हम लोग कि अल्पांश में प्रवाहित होने वाली धारा I के समानुपाती होती है। दूसरी चीज, इस अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होती है, अर्थात DB प्रोपोर्शनल DL। अल्पांश की लंबाई मैंने कितना लिया, DL लिया। इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होती है, अर्थात अनुक्रमानुपाती होती है, DB प्रोपोर्शनल DL। फिर है अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा
के बीच की दूरी अर्थात अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस प्रकार मैं इसको लिख सकता हूं dv प्रोपोर्शनल 1/r²। ये व्युत्क्रमानुपाती होती है। और अंतिम में लिखा जाता है कि जो अल्पांश है, अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण के ज्याम अर्थात साइन के समानुपाती होती है। इस प्रकार मैं इसको लिख सकता हूं dv प्रोपोर्शनल साइन थीटा। अब मैं क्या काम करूंगा, इसको सभी को मिला दूंगा। अगर मैं सभी को मिलाता हूं तो देखिए क्या आता है, सभी को मिलाने पर अगर मैं सभी को मिलाता हूं तो dv तो एक ही बार लिखा जाएगा। यहाँ कौन कौन है, i है, dl है, साइन थीटा है और 1/r² है, इसलिए हो गया r²। जब मैं इसे इज इक्वल टू में बदलूंगा अर्थात जब मैं इसे बराबर में बदलूंगा तो मेरे को एक नियतांक मिलेगा जो मैंने ले लिया k के रूप में। अब यहाँ पर जो है मेरे पास क्या बचा, i dl साइन थीटा बटे r²। ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यही जो k की वैल्यू है SI पद्धति में इसका मान अलग होता है और CGS में अलग। तो SI पद्धति में k की वैल्यू होती है μ0/4π, लेकिन इसी की वैल्यू और भी होती है 10⁻⁻⁷। तो जब मैं इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ तो देखिए क्या मिलता है मेरे को, ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट k की वैल्यू μ0/4π, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा i dl साइन थीटा अपॉन r²। ये बना इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी इसी μ0/4π के बदले में क्या रख सकता हूँ, 10⁻⁻⁷। जब 10⁻⁷ रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, dv इज इक्वल टू 10⁻⁷। जो बचा हुआ है वो लिख देंगे i dl साइन थीटा बटे r²। इक्वेशन नंबर थर्ड बना दूंगा इसको मैं। अब ऐसा ही जब मैं CGS पद्धति में लूंगा तो CGS पद्धति में k का मान ऐसा माना जाता है कि वह 1 के बराबर हो अर्थात k की वैल्यू 1। तब समीकरण 1 से मैं लिखूंगा कि k के बदले क्या रखूंगा मैं 1। जब k का मान मैं 1 रखूंगा तो मेरे को मिलेगा dv इज इक्वल टू i dl साइन थीटा बटे r²। ये हो गया समीकरण नंबर 4। इस प्रकार से ये बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार है, ये भी बायो-सेवर्ट का नियम है और ये भी बायो-सेवर्ट का नियम है। आगे के जितने भी क्वेश्चन पढ़े जाएंगे इस चैप्टर में वह पूरे ही इस बायो-सेवर्ट नियम के सूत्र पर आधारित होगा। बिना इस सूत्र के हम आगे का कोई भी प्रश्न हल नहीं कर सकते। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए मित्रों, ताकि मेरा चैनल आगे बढ़े और मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा वीडियो और ट्रिक्स देता रहूं। थैंक यू।